आज हम बात करेंगे फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज के ऊपर। फिलोसोफर्स के नजदीक लैंग्वेज कभी कभी एक मिस्ट्री, एक मैजिक है। कभी कभी लैंग्वेज एक बैरियर, एक ऑब्स्टिकल है सच तक पहुंचने के लिए। ऐसा क्यों है, आज हम उसे ब्रेक डाउन करेंगे। शुरू करते हैं एक स्टोरी से। ये स्टोरी है बेबीलोनिया के ऊपर। होता यह है कि बेबीलोनियंस इतने ज्यादा एडवांस हो जाते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि अपनी पावर, अपनी इंडस्ट्रियल माइट दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा टावर बनाएंगे। वो टावर इतना ऊंचा बनाना चाहते हैं कि वो हेवेंस को जाकर टच करेगा। तो वो टावर बनाना शुरू करते हैं, और जब वो टावर बनाना शुरू करते हैं तो गॉड उनको वार्न करते हैं कि टावर नहीं बनाओ, तुम हेवेंस तक नहीं पहुंच सकते, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। और वो जिद्दी होते हैं, वो कहते हैं कि हम तो बनाकर रहेंगे। वो फिर बनाने लग जाते हैं। एक हद तक वो जब वो टावर पहुंच जाता है तो गॉड उनको दोबारा वार्न करते हैं कि नहीं कोशिश करो ऐसे टावर को बनाने की, तुम मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वो जिद्दी फिर भी कंटिन्यूड रखते हैं। फिर गॉड उनको सबक सिखाने के लिए करते क्या है, वो उन्हें लैंग्वेजेस दे देते हैं। हर बंदा एक डिफरेंट लैंग्वेज बोलने लग जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच में कम्युनिकेशन का बैरियर आ जाता है और वो टावर कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। इस कहानी की एक और इंटरप्रिटेशन भी है कि गॉड ने उन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस नहीं, गॉड ने उन्हें सिर्फ लैंग्वेज दी थी। और ये लैंग्वेज की ही वजह है जिसकी बिना पर वो कभी भी सच्चाई तक, यानी हेवेंस तक, गॉड तक नहीं पहुंच सके। फिलोसोफर्स इस स्टोरी को ऐसे समझते हैं। ये स्टोरी एक्चुअली हमारे पास तौरा से मिलती है, और हम मानते हैं कि आसमानी किताबें, जो दूसरी रूहानी किताबें, उसमें भी काफी हिकमत होती है। तो इस कहानी को लेते हुए हमने ये समझा कि शायद लैंग्वेज एक बैरियर है सच को समझने के लिए। लेकिन उससे पहले हम ये भी तो समझे कि हम किस सच के बारे में बात कर रहे हैं। फिलॉसफी के अंदर सच यानी हकीकत या दुनिया की हकीकत को समझने के लिए दो ही कैंप्स हैं। एक कैंप है फिलोसोफर प्लेटो का, और एक कैंप है उनके स्टूडेंट फिलोसोफर एरिस्टोटल का। प्लेटो का थॉट यह था कि जितनी भी हकीकत है, जितनी भी एग्जिस्टेंट है, जितनी भी चीजें जो एग्जिस्ट करती हैं, उनके एग्जिस्ट करने से पहले उनकी फॉर्म एग्जिस्ट करती है, उनका कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि कुर्सी बनाकर दिखाएं, ये कुर्सी बनाकर दिखाएं, तो कुर्सी बनाने से पहले आपके दिमाग में कुर्सी का एक फॉर्म होगा कि कुर्सी के साथ एक आर्म रेस्ट होता है, पीठ रखने के लिए एक बैक पे रेस्ट होता है, और चार टांगे होती हैं। जब आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट होगा तभी आप कुर्सी बना सकेंगे। तो प्लेटो कहते हैं जो पूरी दर हकीकत है वो यही है कि एक कॉन्सेप्ट कहीं एग्जिस्ट करता है, एक एसेंस कहीं एग्जिस्ट करता है, और उस एसेंस को समझकर हम एग्जिस्टेंट की तरफ जाते हैं। प्लेटो के स्टूडेंट एरिस्टोटल कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। पहले एग्जिस्टेंट एग्जिस्ट करता है, फिर उसका एसेंस हमें समझ में आता है। खुद बताइए, अगर दुनिया में कोई भी कुर्सी नहीं होती तो कुर्सी का कॉन्सेप्ट कैसे आता? तो अक्सर लोग इन दोनों के बीच में बढ़ जाते हैं। प्लेटो एक फिलोसोफर की तरह सोचते हैं, एरिस्टोटल एक साइंटिस्ट की तरह सोचते हैं। इन दिनों की एक बहुत मशहूर जमाना पेंटिंग भी है जिसके अंदर प्लेटो ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं और एरिस्टोटल नीचे की तरफ। यानी प्लेटो कहना चाहते हैं कि जो भी हकीकत है वो इस दुनिया में नहीं, कहीं और है। और एरिस्टोटल कहते हैं कि जो भी हकीकत है वो किसी और जगह हमें नहीं, यहां है। अब ये बहुत बड़ी फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम है जो 2500 सालों से चलती हुई आ रही है। क्या ये कभी सॉल्व हो सकती है? हाँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर हम लैंग्वेज को समझ जाएं। और लैंग्वेज के ऊपर एक फिलोसोफर है जिनका नाम है लुडविग विट्गेनस्टाइन। वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है एक गेम की तरह है, कि हम अक्सर कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज को एक कोजे में बंद करने की। हम हर चीज की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं, हर चीज के असल में जाने की कोशिश करते हैं। एक फिक्स रिजिड डेफिनेशन बनाना ही हमें चीजों की हकीकत से दूर कर देता है। लुडविग विट्गेनस्टाइन कहते हैं कि वर्ड का मतलब उनके एसेंस में नहीं होता, उनके यूज में होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम प्लेटो की मिसाल लें, प्लेटो का आइडिया क्या था कि कहीं एक प्योर कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है और वो प्योर कॉन्सेप्ट दुनिया के अंदर नुमाया होता है। जैसे वो अपनी किताब में कहते हैं, लोगों से सवालात पूछते हैं कि ब्यूटी क्या है, वर्च्यू क्या है, जस्टिस क्या है। मुझे ये मिसालें दो ब्यूटी की जो हर ब्यूटीफुल चीज में हो और सिर्फ ब्यूटीफुल चीजों में हो। मुझे वो मिसालें दो जस्टिस की जो हर जस्ट चीज में हो और सिर्फ जस्ट चीज के अंदर हो। लुडविग विट्गेनस्टाइन कहते हैं कि ये कहना बहुत मुश्किल है। क्यों? ये तो आप शायद ऐसी बात कर रहे हैं जैसे मैं आपसे पूछूं डेफिनेशन की डेफिनेशन देकर बताओ। वो एक और केस स्टडी उनके सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि अगर यही बात है कि मुझे ऐसी डेफिनेशन दो जो ब्यूटी की हर ब्यूटीफुल चीज में हो और सिर्फ ब्यूटीफुल चीजों में हो, तो मैं आपको तीन मिसालें देता हूं कि लेट्स से एक मोनालिसा की पेंटिंग है, दूसरी गुलजार साहब की गजल है,
और तीसरा, आपके पास कोई बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है। तीनों को हम खूबसूरत कह रहे हैं, क्या तीनों सेम है? नहीं। लुडविग विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि अगर इस तरीके से ब्यूटी की डेफिनेशन बनाने जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी चीजें क्राइटेरिया से बाहर निकलती रहेंगी, यानी किसी भी चीज की डेफिनेशन देना बहुत मुश्किल है। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं लैंग्वेज गेम्स के अंदर अपनी किताब का नाम रखते हैं कि गेम की डेफिनेशन देकर बताओ। अगर मैं आपसे पूछता हूं गेम की डेफिनेशन दें, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं गेम एक ऐसी चीज है जिसके अंदर एक लूजर एक विनर होता है। उन गेम्स का क्या जो हम सिर्फ एंजॉय करने के लिए खेलते हैं। फिर अगर आप कहते हैं कि गेम की डेफिनेशन ये है जो हम एंजॉय करने के लिए खेलते हैं, तो फिर गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है, पॉलिटिक्स की गेम क्या है, हम वहां पर भी तो ये लफ्ज यूज करते हैं। लुडविग विटगेन्स्टाइन कहते हैं कि हमारे पास वर्ड्स की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती, इंस्टेड एक फैमिली रिजेंबलेंस होती है। चीजें एक के ऊपर ओवरलैप करती है, यानी वो जो तीन मिसालें मैंने दी, और तो तीनों ब्यूटीफुल है अपनी जगहों पर, लेकिन इनकी ब्यूटी का कॉन्सेप्ट ओवरलैप करता है। वर्ड्स भी ओवरलैप करते हैं, यानी अगर आपको गेम की डेफिनेशन देनी है तो गेम की डेफिनेशन के अंदर बहुत एब्सर्ड सी चीज भी आएगी, जैसे नाइफ फाइट भी एक गेम है, स्नेक्स एंड लैडर भी एक गेम है, और ओलंपिक्स भी एक गेम है। ये तीनों ओवरलैप करती हैं गेम की डेफिनेशन के अंदर, एक फिक्स डेफिनेशन हम कभी भी नहीं दे सकते। तो बेसिकली उन्होंने प्लेटो की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? उन्होंने ये कहा कि जो भी है वो एग्जाम्पल से ही है। हम वर्ड बनाते ही तब है जब हमें उसकी एग्जाम्पल पता हो, यानी पहले एग्जिस्टेंट आया, यानी पहले कोई चीज को एग्जिस्ट करना होगा, फिर मैं उसकी मिसाल देकर किसी और को वो चीज सिखा सकूंगा। हम किसी बच्चे को नया लफ्ज कैसे सिखाते हैं? उसको चेयर का वर्ड सिखाना है तो हम चेयर की एग्जाम्पल देते हैं, ये भी चेयर है, ये भी चेयर है, ये भी चेयर है, यानी मैंने पहले उसको कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया, मैंने उसको पहले एग्जिस्टेंट की एग्जाम्पल दी, तब वो कॉन्सेप्ट पे खुद पहुंच गया। लेकिन लुडविग विटगेन्स्टाइन ने ये प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी, क्लियरली वो एरिस्टोटल की तरफ थे, लेकिन एक नई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी। अगर वर्ड का मीनिंग उसके यूज में ही है, तो मुझे कैसे पता कि आपके माइंड में जो वर्ड एग्जिस्ट करता है और मेरे माइंड में जो वर्ड एग्जिस्ट करता है दोनों सेम ही मीनिंग रखते हैं? मिसाल के तौर पर अगर आप किसी चीज को कलर रेड कह रहे हैं, मैं नहीं बता सकता कि जिस तरीके से मैं रेड को देखता हूं और आप रेड को देखते हैं दोनों सेम ही है। हो सकता है हम दोनों ने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स का नाम रेड रख दिया है, और जब भी वो ओवरलैप करते हैं हम उसे रेड कहते हैं। तो ये हमें दोबारा से एक और नई प्रॉब्लम के ऊपर ले आया कि लैंग्वेज अगेन एक बैरियर ही है। यानी कोई शख्स लव को कैसे डिफाइन करता है उसके लिए बहुत डिफरेंट हो सकता है, कोई शख्स पेन को कैसे डिफाइन करता है उसके लिए बहुत डिफरेंट हो सकता है। मैं उसके माइंड में जाकर एक्चुअल वर्ड नहीं समझ सकता कि वो जो पेन फील कर रहा है क्या वो पेन वैसा ही है जैसा मैं फील कर रहा हूं। हम दोबारा से लूप में टावर ऑफ बेबल की कहानी के ऊपर आ गए। तो लैंग्वेज को जितना भी हमने सॉल्व करने की कोशिश की है, नई प्रॉब्लम्स आती रही हैं, लेकिन इसे डरने की बात नहीं है, लैंग्वेज के फायदे भी हैं। युवल नोआ हरारी अपनी किताब सेपियंस में लिखते हैं कि लैंग्वेज ने हमें अलाउ किया है ट्रूली इवॉल्व करना। हिस्टोरियंस ने जब हमारे पास्ट को स्टडी किया तो हमें नहीं मिल रही थी कोई भी रीजन कि जिसकी वजह से हम इतने अच्छे तरीके से इवॉल्व कर पाए कि आज हम करोड़ों नहीं बिलियंस में कोलैबोरेट कर सकते हैं। एक रीजन जो उन्हें मिला वो मिला ह्यूमन लैंग्वेज का। दूसरे जानवर जहां एक दूसरे को साउंड्स के थ्रू डेंजर्स के बारे में बता सकते हैं, वहां पर ह्यूमन रेस एक दूसरे को डेंजर्स नहीं, डेंजर्स के अलावा डेंजर्स की स्पेसिफिकेशन भी दे सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हमने कुछ बंदरों को टेस्ट किया, तो हमने 1000 ऑडियो सैंपल्स निकाले, उसमें से एक ऑडियो सैंपल से हमें पता चला कि जब भी वो प्ले होता था एनिमल्स के सामने तो वो ये समझते थे कि खतरा ऊपर से आ रहा है, तो वो नीचे जाकर छुप जाते थे। जब दूसरा एक सैंपल प्ले किया तो हमें ये पता चला कि जब भी ये सैंपल प्ले होता है, ये आवाज उन्हें सुनाई देती है, तो वो नीचे का खतरा समझ के ऊपर जाकर छुप जाते हैं। जानवर ऊपर का खतरा और नीचे का खतरा आवाज निकाल निकाल कर समझा सकता है, लेकिन इंसान इससे ज्यादा डेप्थ में डेंजर को समझा सकता है। मिसाल के तौर पर अगर पुराने जमाने का कोई इंसान हो, वो अपने फेलो ह्यूमन को कैसे समझाएगा कि जंगल की उस जगह पर मत जाना क्योंकि सुबह 6 बजे मैं भी वहां गया था और वहां मैंने एक शेर का साया देखा था, बेहतर है कि तुम भी वहां ना जाओ। मेरी ये खतरे की अलामत बताने में कितनी डेप्थ थी। तो ह्यूमन लैंग्वेज ने हमें अलाउ किया है कम्युनिकेट करना, एक नई कम्युनिटी फॉर्म करना भी। तो लैंग्वेज इवन दो इंडिविजुअली हम एक दूसरे से अलग भी रखती है, लेकिन एट द सेम टाइम इसने हमें हेल्प किया है कम्युनिटी बनाने में भी। तो लैंग्वेज एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग डिबेट का हिस्सा है। मैंने सोचा कि क्यों ना फिलॉसफी और लैंग्वेज को मिक्स करके आप सबके सामने एक नया पर्सपेक्टिव दिया जाए। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।